हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 22 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सब सीरीज का चौथा पार्ट होगा, चौथा लेक्चर होगा। और दोस्तों, हमारे सभी लेक्चर्स के लिए जो हमारा मेन रेफरेंस सोर्स है वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह जी। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो दोनों ही तरह के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स या स्टूडेंट्स इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 22 शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए हमारे पिछले लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 21 का। लेक्चर नंबर 21 में हमने देखा क्या होती है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, किस तरीके से जो पब्लिक एसेट्स हैं उसको हम लीज पे देके प्राइवेट सेक्टर को उनके ज्यादा एफिशिएंट तरीके से उसको कमर्शियलाइज करते हुए उसका फायदा प्राइवेट सेक्टर भी उठा सकता है और उसके बदले में वो गवर्नमेंट को भी समय समय पर या फिर अपफ्रंट लमसम पैसा देता है। इसका मतलब जो आइडियल पड़े हुए हमारे पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं उसको बेवजह वेस्ट होने देने के बजाय गवर्नमेंट ने बड़ी क्रिएटिव स्कीम निकाली कि गवर्नमेंट सेक्टर अगर उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसे एसेट्स को, एरियाज को प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे दें। ओनरशिप अभी भी, मालिकाना हक अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा और वो प्राइवेट सेक्टर उसको कमर्शियलाइज करके ज्यादा अच्छे से चला के, एफिशिएंटली चला के खुद भी मुनाफा कमाए और उस मुनाफे का एक हिस्सा गवर्नमेंट को भी दें, पब्लिक को भी दें। फिर हमने बात की कि जो ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस रही कि 1991 के बाद गवर्नमेंट को लगा कि ऐसे सेक्टर से गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर अब केपेबल हो गया है, इंटरेस्टेड हो गया है। बेवजह गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स में क्यों इन्वेस्टेड रहे, अननेसेसरी का प्राइवेट सेक्टर के साथ क्यों कॉम्पीट करे। लेकिन फिर डिबेट इस बात को लेकर हुई कि अगर आप सीपीएसईज या पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, आप उनसे बाहर निकलेंगे, तो उससे जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे को आप कहां यूज करेंगे। मेजरली 3 फेजेस में ये पूरा कॉन्वर्सेशन रहा डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स का। इसके बाद हमने बात की कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सीपीएसईज की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। फिर हमने शॉर्ट में बात की हमारे एमएसएमई सेक्टर की, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की। फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जैसे स्टील और कोल को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। दोस्तों, लेक्चर नंबर 21 खत्म हुआ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कोल सेक्टर के एक ब्रीफ डिस्कशन के साथ, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की, फिर हम बात करेंगे शिप बिल्डिंग सेक्टर की, फिर टेक्सटाइल एंड एपरल्स, उसके बाद हम बात करेंगे पीएलआई स्कीम की, इसके बाद हम बात करेंगे एफडीआई की पॉलिसी में क्या क्या वो मेजर्स लिए गए हैं कि बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया अट्रैक्ट कर सके। फिर हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। फाइनली आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या रहा, क्या उसके सेलिएंट फीचर्स रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला सब टॉपिक या टॉपिक। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जब हमने डिस्कस किया स्टील सेक्टर को, कोल सेक्टर को, तो अभी डिस्कस हम करेंगे काफी डिटेल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को या फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और अगर आप इंडिया के डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट की वैल्यू देखें तो 2021 में ये रफली $41 बिलियन के आसपास एस्टिमेट किया गया है, और उम्मीद है कि 2024-2024 में ये $41 बिलियन से बढ़ के रफली $65 बिलियन हो जाएगा, जो रफली 2030 तक और भी ज्यादा बढ़ के $130 बिलियन, $130 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर आप फार्मा प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड वाइड किस रैंक पे आता होगा? ग्लोबली इंडिया 3rd रैंक पे पाया जाता है फार्मा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में, वॉल्यूम के तौर पे अगर आप देखें। लेकिन अगर आप वैल्यू के तौर पे देखें तो 14th नंबर पे आता है। इसका मतलब हम ज्यादा वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन अभी भी इंडियन फार्मा सेक्टर में शायद उतना नहीं है जितना इंडियन फार्मा सेक्टर का एक्चुअली पोटेंशियल है।
और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 देखें तो उसमें इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या आंकड़े हैं, इसके बारे में एक बहुत अच्छा डिस्कशन दिया हुआ है। जैसे इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा अगर आप ग्लोबल सप्लाई की बात करें फार्मा प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया रफली 20% के आसपास हिस्सेदारी रखता है, शेयर मार्केट रखता है। वहीं अगर आप वैक्सीन की बात करें तो इंडिया का पूरे ग्लोबल वैक्सीन मार्केट में 60% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मार्केट शेयर है। और इंडिया का फार्मा सेक्टर 2020-21 से लगातार रफली 24% के आसपास की हेल्दी ग्रोथ लगातार ईयर ऑन ईयर रजिस्टर करता चला जा रहा है। और दोस्तों, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हैं फार्मा सेक्टर के, जो कि वैक्सीन मार्केट में 60% से भी ज्यादा अपना मार्केट शेयर रखते हैं, जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिट किया 2020 में, तो इंडिया ने 150 कंट्री से ज्यादा को अपनी कोविड-19 की वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया और अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन रफली 140 करोड़ के आसपास उन सभी को प्रॉपर्ली वैक्सीनेट किया, फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, बूस्टर डोज हो। सो यह आपको दिखाता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्चुअली क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोटेंशियल है, क्या पोजीशन है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें फार्मा सेक्टर में, तो 2021-22 में काफी रोबस्ट अच्छे एक्सपोर्ट्स देखे गए, अच्छी ग्रोथ देखी गई। हालांकि कोविड-19 की वजह से जो 2020-21 में डिसरप्शंस हुए, उसके बावजूद भी 2022-23 में इंडियन फार्मा सेक्टर रफली 22% से बढ़ता हुआ देखा गया। सिमिलरली अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फार्मा सेक्टर में, तो 2022 सितंबर में रफली $20 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब पिछले 5 साल में जो एफडीआई आया 2022 में, वो उसका 4 गुना देखा गया। इसका मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पूरे देश में एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, एक पॉजिटिव आउटलुक है इंडस्ट्री का, उसकी वजह से बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं, बाहर की जो इकोनॉमीज हैं, वो भी अब इंडियन फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हुई दिखाई देती हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव तो लिए ही लिए, जैसे कि मार्च 2022 में गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एसपीआई स्कीम को भी लॉन्च किया। और गवर्नमेंट ने कहा ये जो स्कीम हम 2022 में लॉन्च कर रहे हैं 5 साल के लिए होगी और इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, जिससे हम इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूत बना पाएं और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएं। गवर्नमेंट ने कहा इसका पहला एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं फार्मा सेक्टर की, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करें और ऐसे फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स को उनके लिए कॉमन फैसिलिटीज बनाकर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देके हम और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, ताकि जैसे कि फार्मा क्लस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल हैदराबाद के आसपास, फॉर एग्जांपल वाइजाग के आसपास, फॉर एग्जांपल हिमाचल में, फॉर एग्जांपल अब उत्तर प्रदेश भी कोशिश कर रहा है एक मेजर फार्मा क्लस्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर में उभरने के लिए ऐसे एरियाज को, ऐसे क्लस्टर्स को, ऐसी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू, कॉमन फैसिलिटीज के थ्रू और ज्यादा हम प्रमोट करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो एमएसएमईज में फार्मा इंडस्ट्री आती हैं, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को हम अपग्रेड करें। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके लिए हम कंप्लाई कर पाएं, कॉम्पीट कर पाएं, इसलिए इंडस्ट्री को इंटरेस्ट में भी छूट देनी चाहिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के थ्रू। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री को कैपिटल सब्सिडी देनी चाहिए अगर हमारी इंडस्ट्री किसी तरह के लोन्स लेती है, कैपिटल लोन्स लेती है, उधारी लेती है। इसके अलावा ये जो स्कीम है एसपीआई स्कीम, स्ट्रेंथनिंग द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें कैसे हम नॉलेज को बढ़ाएं, कैसे अवेयरनेस को बढ़ाएं, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में कैसे हम स्टडीज को बढ़ाएं, डेटाबेसेस को कैसे बिल्ड करें और इंडस्ट्री लीडर के तौर पे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे इमर्ज होने में मदद करें। इसके अलावा जो हमारे एकेडमिया हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सभी साथ आके नॉलेज को, एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करें, एक दूसरे को कैसे दे पाएं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर पाएं, नेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा पाएं, ज्यादा अच्छे से सिर्फ नेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पीट कर पाएं। इस पे भी ये जो एसपीआई स्कीम ऑफ मार्च 2022 है फोकस करेगी। तो दोस्तों, शॉर्ट डिस्कशन ऑन इंडिया फार्मा सेक्टर। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और जैसे ही आप ऑटोमोबाइल के बारे में सोचते होंगे, कई बार इसको ऑटोमोबाइल भी आप कह सकते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज आती होगी? बाइक्स, कार्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत मेजर ड्राइवर है, इंजन है। दिसंबर 2022 में इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, जापान और जर्मनी को सेल्स के मामले में पछाड़कर, पीछे छोड़कर। 2021 में इंडिया टू व्हीलर्स का, मतलब दोपहिए वाहन का, जैसे कि स्कूटीज हो सकती हैं, बाइक्स हो सकती हैं, इसमें पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। इसके अलावा अगर हम चौपहिया वाहन की बात कर लें या फोर व्हीलर्स की बात कर लें, कार्स की बात कर लें, पैसेंजर्स कार्स की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में इंडिया चौथा सबसे बड़ा मार्केट सेल्स की टर्म्स में उभर कर सामने आया है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात करें, तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये इस बात से ही आप अंदाजा लगा पाएंगे इसके बारे में कि पूरी जीडीपी का ये 7% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की टोटल जो जीडीपी है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर अकेला 49% से, मतलब रफली 50% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रफली 3.7 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार भी प्रोवाइड करता है। और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एक्सपेक्टेड है कि जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, जब हम डीजल कार्स को या इंटरनल कंबशन इंजन्स को या पेट्रोल को या डीजल को, इन सबको फेज आउट करेंगे, हटाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम अडॉप्ट करेंगे, हाइड्रोजन व्हीकल्स को हम अडॉप्ट करेंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसमें एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट है, एक्सपेक्टेड है कि 2022 और 2030 के बीच में ईयर ऑन ईयर CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, 49% से भी ज्यादा की बढ़त हर साल दर्ज करेगा। और एक्सपेक्टेंसी है कि 2030 तक हम रफली 1 करोड़ ईवीज बेचेंगे हर साल। दोस्तों, जो ईवी इंडस्ट्री है, ऐसा लगता है कि 2030 तक 5 करोड़ से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को या एम्प्लॉयमेंट को या रोजगार को जनरेट कर पाएगा। इसके अलावा अगर हमें ईवी मार्केट को और ज्यादा नर्चर करना है, बढ़ाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति में है इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इसके बावजूद कई सारे चैलेंजेस भी हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के सामने हैं। जैसे कि अगर हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैपिटल रेज करनी है, उधार लेना है, तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है अभी भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा अभी जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, ग्लोबल रिसेशन जो लगातार मंडरा रहा है, उसके लिए, उसकी वजह से ऐसा भी लगता है कि डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड थोड़ी सी नियर टर्म में कम हो जाए। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस लगातार बढ़ गया है, रफली 11% से ज्यादा, उसकी वजह से भी लगता है कि अगर आप इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो टू व्हीलर्स एक्सेट्रा की हो सकता है बिक्री कम हो जाए, क्योंकि लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा उनको इंश्योर करवाने से रिलेटेड। तो दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है वो है शिप बिल्डिंग सेक्टर की। हमने बात कर ली फार्मा सेक्टर की, हमने बात कर ली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। अब हम एक समरी में डिस्कस करेंगे हमारे शिप बिल्डिंग सेक्टर को। अगर शिप बिल्डिंग सेक्टर आप देखें तो सही मायने में यह सिर्फ अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस या स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और इस वजह से बड़ी ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में हमारा शिप बिल्डिंग सेक्टर। और जैसे कि एनर्जी सेक्टर हो, सिक्योरिटी सेक्टर हो, नेशनल डिफेंस सेक्टर हो, हैवी इंजीनियरिंग हो, इंडस्ट्री हो, उनके साथ साथ, उन इंडस्ट्रीज के साथ साथ या उनसे रिलेटेड सर्विसेज के साथ साथ शिप बिल्डिंग सेक्टर भी एक मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का। और शिप बिल्डिंग सेक्टर की जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस इतने स्ट्रांग हैं, चाहे वो स्टील सेक्टर के साथ हो, एल्यूमिनियम सेक्टर के साथ हो, इलेक्ट्रिकल मशीनरी के साथ हो, एटसेट्रा के साथ हो, कि अगर आपको शिप बनानी है, शिप बिल्डिंग बनानी है, बोट्स बनाने हैं,
या डिफेंस फोर्स या कोस्टल गार्ड, इन सब के लिए अगर आपको किसी भी तरह का जहाज बनाना है तो उसके लिए आपको स्टील लगेगा, उसके लिए आपको एल्यूमिनियम लगेगा, उसके लिए सर्किटरी लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगी। तो इन सारे सेक्टर्स को भी ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेक्टर, जो हमारे इकोनॉमी के हैं, उनके साथ बहुत मेजर रोल प्ले करता है। खासतौर से आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर मिशन के थ्रू जो इंडियन इकोनॉमी का ट्रू पोटेंशियल है उसको एक्चुअली अचीव करने के डायरेक्शन में। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देख लें 2022-23 का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत तरीके से शिप बिल्डिंग सेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है। जैसे शिप बिल्डिंग सेक्टर खुद तो कई सारे सेक्टर्स को प्रमोट करता ही करता है, जैसे कि स्टील को, इंजीनियरिंग को, इक्विपमेंट को, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेड को, शिपिंग सर्विसेज को। इसके अलावा एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन इकोसिस्टम भी क्रिएट करने में मदद करता है। मतलब अगर मुझे शिप बिल्डिंग सेक्टर लगाना है तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आएंगी, स्टील की इंडस्ट्री भी आएगी, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री भी आएगी, सेमीकंडक्टिंग इंडस्ट्री भी आएगी, आईसीटी की इंडस्ट्री भी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री भी आएगी। तो एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन सिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट करने में शिप बिल्डिंग सेक्टर बहुत ज्यादा मददगार दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ये जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब शिप बिल्डिंग सेक्टर कोर हो गया, आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। ये सारे सेक्टर्स मिलके बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं छोटे बिजनेसेस के लिए भी। इस वजह से जो ओवरऑल सप्लाई चेन नेटवर्क है, सिर्फ कोर शिप बिल्डिंग का ही नहीं, उन एंसिलरी इंडस्ट्रीज का भी वो एमएसएमई को सपोर्ट करते हैं, ज्यादा एक्चुअली जॉब्स क्रिएट करने का मादा रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं। इसके अलावा जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ऐसा लगता है कि अगर आप कोई शिप बनाना चाहते हैं तो 65% से भी ज्यादा जो उस शिप की वैल्यू है वो आप ड्राइव करते हैं शिप बोर्ड मैन्युफैक्चर करके, उसके डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट के अलावा जो डिफरेंट उसमें सिस्टम्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल शिप बिल्डिंग स्टैटिस्टिक्स देख लें तो उसके हिसाब से जो मार्जिनल कंजम्पशन टू जीडीपी रेशियो है 0.45 का, उसको अगर आप यूज करेंगे शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए तो इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रफली 1.82 के आसपास है। इसका मतलब अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करते हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर में, इकोनॉमी को वो रफली 1.82 रुपया वापस करेगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की बात देख लें तो शिप बिल्डिंग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले सेक्टर्स में से है। इसका जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर फैक्टर है वो रफली 6.48 के आसपास है। इसका मतलब शिप बिल्डिंग सेक्टर एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम जनरेट करता है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को जनरेट करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा लार्ज स्केल मास एम्प्लॉयमेंट ऐसे एरियाज में जो बहुत रिमोट हैं, पिछड़े हैं, कोस्टल हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे जो लेबर माइग्रेट होने के लिए फोर्स हो जाता है सिटीज की तरफ, उस लेबर को आप शिप बिल्डिंग सेक्टर में राइट स्किल, अच्छी स्किल देके वहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर से या रूरल एरिया से जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है उसको आप काफी हद तक शायद शिप बिल्डिंग सेक्टर को प्रमोट करके या उसकी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रमोट करके रोक पाएंगे। एक स्टडी कैरी आउट की इंडियन नेवी ने, और इस स्टडी के हिसाब से अगर आप एक वॉरशिप बनाते हैं, आप एक युद्ध पोत बनाते हैं, तो 75% जो उसकी कॉस्ट है वो वापस से किसी ना किसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में आ ही जाती है। क्योंकि आपको कोई भी शिप बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, वॉरशिप बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके डिफरेंट इक्विपमेंट सिस्टम्स के लिए आपको वो सारी चीजें लानी होंगी। इसके अलावा आपको उसमें बोट्स लगाने होंगे, पावर सर्विसेज देनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, उसमें आईटी सर्विसेज लगानी होंगी, और ये अल्टीमेटली कहां से होगा? इंडियन इकोनॉमी की बाकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, सेक्टर से। इसका मतलब जो इंडिजीनियस शिपिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्री है, ये फॉरेन जो रिजर्व है या फॉरेक्स जो रिजर्व है जो हमें बाहर देना पड़ता है इंपोर्ट के बदले में, उसको कम करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं। कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉरेक्स हमारा बचा रहेगा, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है सीएडी, उसको भी हम कम कर पाएंगे इंडिजीनियस या हमारी स्वदेशी शिप बिल्डिंग सेक्टर को प्रमोट करके। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्सटाइल एंड एपरल्स। हमने बात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, फिर हमने बात की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, फिर हमने बात की शिप बिल्डिंग सेक्टर की। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए टेक्सटाइल एंड एपरल्स, मतलब जो भी आप कपड़े पहनते हैं, आप बिस्तर पे कुछ बिछाते हैं, तकिया आप लगाते हैं, सोफे पे आप बैठते हैं,
शर्ट आप पहनते हैं, पैंट आप पहनते हैं, सभी में टेक्सटाइल का यूज होता ही होता है। और जो टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिर्फ इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से ही नहीं लेकिन सोशली भी, रीजनली भी, जेंडर वाइज भी अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, या सिर्फ हमारी में ही नहीं, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में। अगर आप कुछ आंकड़े देखें, नंबर्स देखें, तो जो टेक्सटाइल और अपैरल्स इंडस्ट्री है इंडिया की, ये जीडीपी का रफली 2% के आसपास कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देती हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी जीवीए है उसका रफली 11% या लगभग 11 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे सेक्टर से, तो ये एग्रीकल्चर के बाद, मतलब खेती कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है, हमारी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करता है, देता है। इसका मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं, विमेन हैं, वो इसमें भारी तादाद में, भारी संख्या में एम्प्लॉयड हैं। मतलब ये विमेन फ्रेंडली भी है। इसका मतलब विमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में या नारी सशक्तिकरण की डायरेक्शन में भी टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हमारी फीमेल्स, हमारी महिलाएं एम्पावर्ड होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट में हमारी कंट्री कहीं ज्यादा इंक्लूसिव तरीके से अचीव कर पाने की स्थिति में होगा। और इंडिया अगर आप ग्लोबली देखें तो छठा सबसे बड़ा, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स का। चाइना, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम एंड इटली ये सबसे बड़े 5 एक्सपोर्टर हैं। और छठा कौन है? हमारा देश इंडिया। और ग्लोबल मार्केट में इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, जैसे कि कॉटन यार्न, फैशन गारमेंट्स, हैंडमेड कारपेट्स, इन सभी के लिए, इन सभी के प्रोडक्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री की अब जो इमर्जिंग डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं उनको भी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में टेक्सटाइल एंड अपैरल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होने के साथ साथ और कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा हमारी जीडीपी में। लेकिन कई सारे इश्यूज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को नेगेटिवली, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा कई सारी स्कीम जो स्पेसिफिक हैं सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, जूट प्रोडक्ट्स के लिए, वुल प्रोडक्ट्स के लिए, हैंडलूम्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट लगातार लॉन्च करती रही है। और अगर आप 2020 से लेकर 2023 तक देख लें तो इन अलग अलग सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मेजर स्टेप्स लिए उनको अब एक एक करके आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर लिया जाए। इस डायरेक्शन में सबसे पहली स्कीम जिसको कहा जाता है ATUFS, मतलब द अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। TUFS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को 1999 में लॉन्च किया गया। उसको बेहतर बनाते हुए, उसको अपग्रेड करते हुए हम लोगों ने लॉन्च किया अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, हमारी जो इंडस्ट्री है या यूनिट्स हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर अपग्रेड कर सकें। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे तो आप हो सकता है कम कॉस्ट में, कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे, ज्यादा ऑटोमेट कर पाएंगे। आप डोमेस्टिकली ही नहीं, इंटरनेशनली भी दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट से भी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से आप कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि आपके फैब्रिक की या प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी नई टेक्नोलॉजी से, कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कहीं ज्यादा होगा। वहीं अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते चले जाएंगे तो एक तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। मतलब अगर आप एक दिन में 100 कारपेट बना पा रहे हैं, हो सकता है नई टेक्नोलॉजी को अगर यूरोप में यूज कर रहा है, हो सकता है 250 कारपेट बना रहा हो, तो आप कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? पहली स्कीम। दूसरी स्कीम रही द स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, SITP। इसमें कोशिश है गवर्नमेंट की कि हम पूरे कंट्री में 56 के आसपास टेक्सटाइल पार्क्स बनाएंगे जिसमें हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देंगे। और इन 56 के टारगेट में हम 23 ऑलरेडी अचीव कर भी चुके हैं अप्रैल 2021 में। तीसरी स्कीम सामर्थ। सामर्थ का मतलब है हम स्किल कैपेबिलिटी
या कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में, द स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। इसका पर्पज यह है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे 10 लाख से भी ज्यादा यूथ का, जिनको फिर हम प्लेसमेंट के थ्रू हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब दिलवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किस तरह का स्किल चाहिए पहले हम ये पता कर लेंगे, अपने यूथ को स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में स्किल दिलवाएंगे, स्पिनिंग एंड वीविंग को छोड़ के, और जो वैल्यू चेन है टेक्सटाइल का ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें हमारे के ट्रेंड जो हमारे यूथ हैं उसको हम जॉब दिलवाने में या एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट स्कीम मित्रा। मित्रा का मतलब है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क, और मित्रा स्कीम को लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है या मिशन है, उसके थ्रू जो हमारी टेक्सटाइल है, अपैरेल सेक्टर है, कपड़ों का उद्योग है, उसको सिर्फ हम डोमेस्टिक ही नहीं लेकिन ग्लोबल टेक्सटाइल मैप पे भी रोबस्ट बना सकें, स्टैब्लिश कर सकें। और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट का फोकस है कि हम टोटल 7 पीपीपी मॉडल पे पूरे कंट्री में ऐसे मित्रा या पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन सेटअप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोलैबोरेटर होंगे, पीपीपी मॉडल पे इनको बनाया जाएगा। और इसकी इंस्पिरेशन हम ड्रॉ कहां से करेंगे? 5 F's, मतलब फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। इसका मतलब खेत से पहले हम फाइबर तक उसको कैसे ला पाएंगे, फाइबर से उसको फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा पाएंगे, फैक्ट्री से फैशन की क्लोथिंग में कैसे बना पाएंगे, और फैशन से उसको फॉरेन मतलब हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। और कोशिश यह है कि हम इंटीग्रेटेड बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाएं, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर की जो पूरी वैल्यू चेन है पूरी इंडस्ट्री में, इसको अपग्रेड किया जा सके, सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं लेकिन ग्लोबली भी, इंटरनेशनली भी। और इससे उम्मीद यह है कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं वो कम हो जाएंगी और इंडिया और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाएंगे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में। दोस्तों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन हुआ हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पे, हमारे अपैरेल सेक्टर पे। अब जो हम बात करेंगे ये किसी सेक्टर की नहीं, अब हम बात करेंगे सेक्टरों को कवर करती हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको मार्च 2020 में लॉन्च किया। और गवर्नमेंट का फोकस यह रहा कि हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है इसको कैसे बढ़ा पाएं, बाहर से जो मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसको मैं कैसे कम कर पाऊं। इसके लिए मैं ऐसी कंपनीज को इंसेंटिव्स दूंगा, सब्सिडीज दूंगा, अगले 5 साल के लिए जो सेल वो बढ़ाते चले जाएंगे उसके एक हिस्से को उनको मैं सब्सिडी के तौर पे दूंगा, ताकि कंपनीज मोटिवेट हो कि मैं अपनी सेल को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने आउटपुट को और ज्यादा बढ़ाऊंगा, ज्यादा मुझे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी, ज्यादा मुझे इंसेंटिव्स मिलेंगे, ज्यादा मुझे फायदा होगा। हो सकता है अगर मैं 100 आईफोन बनाऊं तो हो सकता है मुझे गवर्नमेंट 10 रुपए दे, मैं अगर 1000 बनाऊंगा तो गवर्नमेंट हो सकता है मुझे 200 रुपए दे। तो हर कंपनी, हर सेक्टर, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉम्पीट करना शुरू करेगी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्शन लिंक्ड मतलब प्रोडक्शन के साथ ये लिंक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इंसेंटिव सब्सिडीज भी बढ़ती चली जाएंगी। और अप्रैल 2023 तक ये टोटल 14 सेक्टर्स को कवर करती हुई स्कीम है, जिसमें 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के फंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलोकेट किया है। अगर हम उन 14 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला सेक्टर है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दूसरा सेक्टर है क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएरीज एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तीसरा है मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग का। चौथा है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज का। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का है। उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स, इसके अलावा हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इसके अलावा वाइट गुड्स जैसे कि एसीज हैं, एलईडीज हैं, इसके बाद स्पेशलिटी स्टील, इसके बाद ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट्स को भी हाल ही में इसमें जोड़ लिया गया है। दोस्तों, मतलब अगर इन 14 सेक्टर्स में से आप कोई भी सेक्टर में प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, गवर्नमेंट की जो
पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत आपको जो इंसेंटिव्स मिलेंगे, सब्सिडीज मिलेंगे, फायदा मिलेगा, वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसी स्कीम का फायदा उठा के अगर आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे कि एप्पल ने भी आईफोन, आईपैड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को काफी हद तक चाइना से अब इंडिया में शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, बाकी जो एरियाज हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, उसमें भी बहुत सारी कंपनीज अब इंडिया में अपना बेस सेटअप करने की डायरेक्शन में इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं। ये जो सेक्टर्स हैं, जो 14 सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने चूज किया है, टाइम के साथ उसमें नए नए एडिशंस होते हैं, डिलीशंस होते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब इसको स्टार्ट करने में, सस्टेन करने में, बेस बनाने में बहुत पैसा चाहिए। लेकिन इनका फायदा एक टाइम के बाद दिखने लगेगा। जैसे सबसे पहले एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया इंडिया को, अब धीरे धीरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी आने लगी हैं, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी है, सर्किट बोर्ड्स इंडिया में बनने लग गए हैं, चिप के ऊपर रिसर्च सेंटर्स अब इंडिया में बनने लग गए हैं। इसका मतलब इन सेक्टर्स में अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है तो वो एक तरीका निकालती है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करें और किस तरीके से जो इंडिया के कमिटमेंट हैं WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, उनको भी हम वॉयलेट ना करें, उल्लंघन ना करें, उन कमिटमेंट्स को भी हम ऑनर करें। और WTO इतना ही कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि डोमेस्टिक सेल्स के लिए कुछ आप और फायदा दें, एक्सपोर्ट्स के लिए आप ज्यादा फायदा दें। अगर आप सेम फायदा देते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक बेचें, एक्सपोर्ट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम है इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इसके साथ साथ एक न्यूट्रल भी तरीके से डिजाइन किया है ताकि हमारे जो कमिटमेंट्स हैं WTO को, उनको भी हम पूरी तरह ऑनर कर पाएं। क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, कैसे ये इंसेंटिव्स काम करते हैं पीएलआई स्कीम के। इस स्कीम में जो इंसेंटिव्स हैं, जो बोनसेस के तौर पे, सब्सिडीज के तौर पे, सोप्स के तौर पे दिए जाते हैं, अगर जो भी आपका प्रोडक्शन का टर्नओवर है, मतलब एक मिनिमम लेवल से ऊपर, एक मिनिमम फ्लोर प्राइस से ऊपर, एक मिनिमम फ्लोर वैल्यू से ऊपर, उसका एक हिस्सा, उसका एक परसेंटेज आपको दिया जाएगा सब्सिडीज, इंसेंटिव्स के तौर पे। और कोई भी आपका खर्चा हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, चाहे प्लांट पे हो, मशीनरी पे हो, इक्विपमेंट पे हो, रिसर्च पे हो, डेवलपमेंट पे हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ऐसा कोई खर्चा होता है, उसको भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के तौर पे वापस देती है पीएलआई स्कीम में। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि लैंड पे अगर आपका कोई खर्चा होगा, जमीन खरीदने में आपका कोई खर्चा होगा, बिल्डिंग्स पे कोई खर्चा होगा, वो खर्चा हम आपको वापस नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ जमीन खरीदें, बिल्डिंग बना दें, लेकिन उसके अंदर मैन्युफैक्चर कुछ ना करें, तो इसका कोई मिसयूज ना कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर किया है कि लैंड और बिल्डिंग्स को पीएलआई स्कीम की वैल्यू से बाहर रखा जाएगा। लेकिन अगर आप प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब पे खर्चा करते हैं, उसको हम पीएलआई स्कीम में आपका जो प्रोडक्शन टर्नओवर है उसके परसेंटेज के तौर पे वापस देंगे, इंसेंटिव सब्सिडाइज करेंगे। और जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, उसके हिसाब से ये जो पीएलआई स्कीम है एक मेजर सक्सेस है। ये इंडिया को मदद करेगी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मदद करेगी कि हम ग्लोबली बेहतर कॉम्पीट कर पाएं, बाहर का इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर पाएं, ऐसे कोर कॉम्पिटेंसीज में, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, बेटर एफिशिएंसीज गेन कर सकें। इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें इंडिया को। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। इसके अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसको और कंड्यूसिव बना सकें, और इंडिया को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका एक मेजर प्लेयर के तौर पे एस्टैब्लिश हम कर सकें। सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स को नहीं, लेकिन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात देखें तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो मेक इन इंडिया 2.0 है और पीएलआई स्कीम को उसके साथ अगर हम मर्ज कर दें तो इंडिया का जो एनुअल मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स है वो 2022-23 से रफली 15 to 20% बढ़ सकता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग में लोग और ज्यादा पैसा लगाएंगे, इस उम्मीद में कि जितनी यूनिट, जितना प्रोडक्शन में बढ़ाऊंगा, उतना ही गवर्नमेंट से जो मुझे इंसेंटिव मिलेंगे, फायदा मिलेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन पीएलआई स्कीम। और अब हमारा आज का दूसरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि जब सभी सेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हो गया, फिर हमने बात की पीएलआई स्कीम की, जिसमें 14 डिफरेंट सेक्टर्स कवर्ड हैं। कैसे इंसेंटिव्स वर्क करता है, क्या वो इंसेंटिव्स हैं, क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, कैसे इंपैक्ट करता है,
क्या पॉजिटिव मायने हैं उसके। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारी एफडीआई पॉलिसी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से लोग इन्वेस्ट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। अगर हम एफडीआई की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और एफडीआई के थ्रू हम ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे, बेटर प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाएंगे, और एक मेजर सोर्स है फंडिंग का, जिससे हमारे ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं बढ़ेगा। अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है एफडीआई के थ्रू, तो गवर्नमेंट को एक तरीके से वो लोन नहीं लेना पड़ रहा है, वो इन्वेस्टर अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो इस वजह से एक मेजर सोर्स है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। और अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर अच्छी फेवरेबल पॉलिसीज हो, अच्छी फेवरेबल पॉलिसी रिजीम हो और अच्छा साउंड बिजनेस एनवायरनमेंट हो, तो उससे क्या होगा, एफडीआईज बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। इसका मतलब बाहर के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपकी कंट्री, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कई सारे रिफॉर्म्स को अंजाम दिया है, लिबरलाइज करने के डायरेक्शन में, सिंप्लीफाई करने के डायरेक्शन में। पूरी एफडीआई पॉलिसी को कैसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्लाइमेट है उसको इंडिया में बेहतर बना पाए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज, कंपनीज, इकोनॉमीज इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, एफडीआई इनफ्लो, बाहर से आने वाला एफडीआई हमारे देश में और ज्यादा बढ़े। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर, प्लांटेशन सेक्टर, ट्रेडिंग, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, सैटेलाइट, स्टैब्लिशमेंट, ऑपरेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन सभी से रिलेटेड जो एफडीआई के नॉर्म्स हैं उनको लगातार लिबरलाइज हमारी सरकार करती हुई दिखाई देती है। और अगर 2022 की बात कर लें तो गवर्नमेंट ने जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेप्स लिए एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, उसमें सबसे पहला स्टेप कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर है उसमें ऐसे एरियाज में जिसमें पीएसयूज का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुका है, उसमें ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई हम अलाउ करेंगे। मतलब आपको अप्रूवल्स नहीं लेने पड़ेंगे ऐसे पर्टिकुलर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स में जिसमें पीएसयूज का पहले से ही 100% स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अलाउ हो चुका है। दूसरा कि जो माइनिंग है या सेल ऑफ कोल, मतलब कोयला बेचने वाला जो सेक्टर है, उसमें 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में, व्हाइट लेवल एटीएम्स की मैन्युफैक्चरिंग में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें भी 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर है जिसमें पहले सिर्फ 49% ही एफडीआई था, अब उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। और यह सब होगा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, कोई भी अगर नया लाइसेंस लेना चाहता है डिफेंस सेक्टर में तो। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर जो बड़ा ही सेंसिटिव सेक्टर है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई इंश्योरेंस सेक्टर में लगाता है कि रिटायरमेंट के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा। अगर मेरी डेथ हो जाए उसके बाद मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस करवाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने शुरू में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अलाउ नहीं किया, सिर्फ इस कारण कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट अपने पास रखे ताकि लोगों को एक श्योरिटी रहे कि कल को अगर वो ना रहे, जरूरत पड़ने पर उन्हें फंड्स की जरूरत हो तो इंश्योरेंस कंपनीज, फॉर एग्जांपल एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस फंड्स को लोगों को अवेलेबल करवा सके। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अब समय आ गया है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करें, अब समय आ गया है कि हम एफडीआई को भी अलाउ करें। और गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से कुछ इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स को लगाते हुए जो 49% की लिमिट थी एफडीआई के इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको बढ़ा के कितनी कर दी है, 74%। और फरवरी 2022 में जब एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ आने वाला था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उससे पहले एलआईसी में भी गवर्नमेंट ने 20%, 20% तक की एफडीआई अलाउ की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के इंटरमीडियरीज हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, री इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स हैं या कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सर्वेयर्स हैं,
लॉस असेसर्स हैं, इस तरह की और एंटिटीज जिनको इंश्योरेंस सेक्टर नोटिफाई करता है, रेगुलेट करता है, जो अथॉरिटी डेवलप करती है टाइम टू टाइम या गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, उसमें भी 100% 100% एफडीआई हम अलाउ करेंगे। और इस वजह से जो एफडीआई इनफ्लो रहा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार पिछले कई सालों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एफडीआई रहा वो 2020-21 में कितना था? $12.1 बिलियन, जो अगले साल बढ़ के 2021-22 में हो गया $21.3 बिलियन, क्योंकि बेटर पॉलिसीज हम लोग लेके आए, रिफॉर्म्स हम लोग लेके आए, हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस एनवायरमेंट क्रिएट किया हम लोगों ने अपने देश में। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन हो गया एफडीआई पॉलिसी मेजर्स पे। अब आज का जो अगला टॉपिक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। न्यूज में आप पढ़ते होंगे, पहले रिपोर्ट्स आती थी, रिपोर्ट्स आप पढ़ते होंगे, किस तरीके से क्या ये रिपोर्ट्स हैं, किस मायने पे, किन पैरामीटर्स पे आंका जाता है किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को। जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये 2003 से वर्ल्ड बैंक ग्रुप लगातार पब्लिश करता रहा है। और वर्ल्ड बैंक कि किस कंट्री के, किस इकोनॉमी के क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे बिजनेस एक्टिविटी को बेहतर करने, बढ़ाने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स वो लाए हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अच्छा कैरी आउट करने में बीच में अड़चन पैदा करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को एक साथ लेते हुए वर्ल्ड बैंक ग्रुप 2003 से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करता रहा है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कहा कि ये जो 12 पैरामीटर्स हैं इस पे हम हर इकोनॉमी को आंकेंगे या ऐसी इकोनॉमीज जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, लेकिन लास्ट के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम आंकेंगे तो सही, लेकिन रैंकिंग के लिए उसको हम यूज में नहीं लेंगे। कौन से हैं ये 12 पैरामीटर्स? पहला, स्टार्टिंग ए बिजनेस, कि अगर किसको बिजनेस शुरू करना है तो कितना आसान है। दूसरा, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन शुरू करना है उसके लिए डिफरेंट जो परमिट्स लेने हैं कितना आसान या मुश्किल है। तीसरा, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, किसी को बिजली कनेक्शन लेना है कितना आसान या मुश्किल है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर गेटिंग क्रेडिट, अगर आपको पैसा चाहिए, उधार चाहिए, कितना आसान या मुश्किल है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, फिर पेइंग टैक्सेस। आठवां हो गया ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। फिर फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको इन्फोर्स करवाना कितना आसान या मुश्किल है किसी कंट्री में। इसके अलावा रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है उसको वाइंड अप करना कितना आसान है किसी कंट्री में। सिमिलरली, एम्प्लॉइंग वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट्स, ये 11th एंड 12th कंपोनेंट्स हैं जिसपे रैंकिंग के लिए इन दो कंपोनेंट्स को यूज नहीं किया जाता, लेकिन इनके आंकड़े भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के लिए इकट्ठे करता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब कंट्रीज को रैंक करता है ये कई सारे रेगुलेशंस को, जैसे एफिशिएंसी किससे बढ़ती है, सपोर्ट किससे प्रोवाइड होता है, बिजनेसेस को फ्रीडम किससे मिलता है, इस तरह के आंकड़ों को अपनी फील्ड सर्विस से, डिफरेंट इंटरव्यू से, कॉर्पोरेट लॉयर से पूछ के, कंपनी एग्जीक्यूटिव से पूछ के, 3 तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में पूछकर सारे डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। जिसमें पहला क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस को, नियम कायदों को कब चेंज करती है, क्यों चेंज करती है प्राइवेट सेक्टर को बेहतर बनाने की डायरेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन कि रिफॉर्म्स जो आपकी गवर्नमेंट ने किए, आपके देश ने किए, आपकी अर्थव्यवस्था ने किए, आपकी इकोनॉमी ने किए, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तीसरा, जो भी रेगुलेशंस चेंज हुए, नियम चेंज हुए, कायदे चेंज हुए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे। 12 पैरामीटर्स, 3 क्वेश्चंस, फील्ड सर्विसेज इंटरव्यूज के थ्रू, कॉर्पोरेट लॉयर से, कंपनी एग्जीक्यूटिव से। उसके बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है, फिर हर इकोनॉमी की शुरू के 10 पैरामीटर्स पे रैंकिंग की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया की क्या रैंक रही। 2020 में जो लास्ट रिपोर्ट पब्लिश की वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, उसमें इंडिया की रैंक रही 63rd, 63वीं रैंक रही 190 कंट्रीज में। और इंडिया ने 14 रैंक अपनी इंप्रूव की 2019 की रिपोर्ट के मुकाबले। इसमें दिल्ली और मुंबई 2 मेन सिटीज पर फोकस किया जाता है कि इन दोनों सिटीज में जो बिजनेस का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है किस तरीके का है। और अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया उन 10 सबसे अच्छी इकोनॉमीज में आंका जा सकता है जिसने अपनी रैंकिंग को सबसे ज्यादा इंप्रूव किया। मतलब इंडिया 2014 में 142वीं पोजीशन पर हुआ करता था, जो सिर्फ 5 साल में इंप्रूव करते हुए
63rd पोजीशन पे आ चुका है। इंडिया ने जो 10 पैरामीटर्स हैं उसमें से 7 में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन 3 जो एरियाज हैं जैसे कि रिवोकिंग इंसॉल्वेंसी, कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसको आप कैसे वाइंड अप करेंगे, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर करने में जो दिक्कतें आती हैं, इसमें और सुधार की जरूरत है। पेइंग टैक्सेस में और सुधार की जरूरत है, और कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवाने की डायरेक्शन में भी और सुधार की जरूरत है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस 63वीं पोजीशन से खुश नहीं है। हमारी कोशिश है कि जल्द ही हम टॉप 30 कंट्रीज के ब्रैकेट में आ जाएं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक नट एंड बोल्ट अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे, लूप्स करेंगे, मॉनिटर करेंगे और कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट्स एंड रिफॉर्म्स को अंजाम देंगे, ताकि 63rd से हम अब टॉप 30 कंट्रीज में आ पाए। और ये रिपोर्ट 2020 की लास्ट रही, क्योंकि सितंबर 2021 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस रिपोर्ट को अब हम पब्लिश नहीं करेंगे। जो रिपोर्ट 2003 में पहली बार पब्लिश हुई 5 इंडिकेटर्स के साथ, धीरे धीरे यह रिपोर्ट उन 5 इंडिकेटर्स और शुरुआत के 133 कंट्रीज इकोनॉमी से बढ़ते हुए 12 इंडिकेटर्स और 190 इकोनॉमीज तक पहुंच गई। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कहा कि कुछ इश्यूज हैं इस रिपोर्ट के साथ। यह भी निकल के आया कि शायद चाइना ने अनड्यूली गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया अपनी रैंकिंग को बेहतर दिखाने के लिए। इस वजह से वर्ल्ड बैंक को सितंबर 2021 में इस रिपोर्ट को बंद करना पड़ा। गवर्नमेंट ने कहा अब हम एक नई अप्रोच फॉर्म करेंगे जिसमें इस तरह की कमियां ना हो, बेवजह कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए, गलत तरीके से अपनी रैंकिंग को बेहतर ना करवा पाए। और यह हम करेंगे कि किस तरीके से कंट्रीज में जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इकोनॉमिक वर्ल्ड में, वो बेहतर होता चला जा रहा है अपने बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट या बीईई प्रोजेक्ट के थ्रू। जैसे ही ये फाइनल होता है, मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप फिर से किसी ना किसी शेप या फॉर्मेट में इकोनॉमिक्स को रैंक करना शुरू कर देगा, ताकि जब ये रैंकिंग पब्लिश होंगी तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में आएगा कि किस कंट्री में इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि उस कंट्री की रैंकिंग अच्छी है, वहां पे बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। सिमिलरली उन कंट्रीज को भी समझ में आएगा कि कहां कहां मेरी कमियां हैं, कौन कौन से एरियाज में मुझे बेहतर करना पड़ेगा अगर मुझे दूसरे कंट्रीज से कॉम्पीट करना है। इसी से इंडिया ने यह कहा कि हम स्टेट्स में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवाएंगे, ताकि स्टेट्स भी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सके। हो सकता है यूपी अपने रिफॉर्म्स को तेजी से आगे बढ़ाए ताकि दूसरे स्टेट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तेलंगाना हो सकता है और अच्छा करे, एमपी और अच्छा करे, दिल्ली और अच्छा करे, कर्नाटका और अच्छा करे। स्टेट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें अपने बिजनेस एनवायरमेंट को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल इंडिया का ज्यादा बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरमेंट हो पाएगा, तो हम ग्लोबली ज्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आज एक छोटा सा डिस्कशन खत्म होता है। और आज के लेक्चर का अब जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया लगातार आप कई साल से नाम सुनते चले आ रहे होंगे। कब इसे लॉन्च किया गया? मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया सितंबर 2014 में। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्या इसका फोकस रहा कि किस तरीके से हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक या स्वदेशी कंपनी ही नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं, उनको भी आए, उनको भी कहें कि आप आइए और इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चर बेस को आप स्टैब्लिश करिए। किस तरीके से इस इनिशिएटिव के थ्रू हम एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट अप कर सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चर में नहीं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेक्टर में भी। अगर इसके कुछ आप मेजर फीचर्स देखें इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, तो इसका विजन है कि किस तरीके से कैपिटल और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा पाएं और हम एक टॉप ग्लोबल एफडीआई का डेस्टिनेशन बन सकें, इवन चाइना और यूएस को भी हम पछाड़ सकें, सरपास कर सकें। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? जॉब क्रिएशन और स्किल एनहेंसमेंट, कि हम ज्यादा जॉब दे पाए। 25 सेक्टर्स में इसको लागू किया गया, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल मशीनरी में, फूड प्रोसेसिंग में, ऑयल एंड गैस में, फार्मास्यूटिकल्स में, इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स में। इन सेक्टर्स में हम बेटर स्किल कर पाए अपनी मैन पावर को, ज्यादा उनके लिए जॉब्स हम क्रिएट कर पाए। क्या इसका लोगो रहा? इसका लोगो इंस्पायर हुआ अशोक चक्रा से, और इसमें जो ट्रेडिंग लाइंस हैं वो कॉक से सिंबलाइज करती हैं
मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को, नेशनल प्राइड को, उससे इसका लोगो बिल्ड किया गया। और इस इनिशिएटिव का एम यह भी रहा कि किस तरीके से जो स्टैंडर्ड्स हैं, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम अडॉप्ट करें। सस्टेनेबिलिटी के डायमेंशंस को हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सर्विस सेक्टर में इंप्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा कौन कौन सी की पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो किया गया, जिनको फॉलो करना है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेटर करना है। जो पुराने लॉज हैं, कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं, आके लॉज हैं, उनको हटा देना है, रिफॉर्म करना है, रिफॉर्मेटिव प्रोसेस को लाना है। 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज को हमें स्टैब्लिश करना है, पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करना है, स्किल्स हमें देनी है, जॉब्स क्रिएट करने हैं। इसके अलावा कई सारे मेजर चैलेंजेस भी हमने देखे इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने में, जो अड़चन बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें, कई सारे अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं। जैसे इंडिया की जो एमएसएमई सेक्टर है वो भी उस लेवल पे शायद नहीं आई है, वर्ल्ड क्लास आर&डी हमारा अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। अगर हम दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना के मेड इन चाइना कैंपेन से अगर अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट ने कहा कि 4 पिलर्स पे ये पूरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्ट्रेंथन होगा, जिसमें पहला पिलर होगा न्यू प्रोसेसेस। हम ऐसी नई प्रोसेस क्रिएट करेंगे जिससे पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट आसान हो जाए। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, नए एक्सप्रेसवेज, नई रेलवेज, बुलेट ट्रेन्स, शिपयार्ड्स, पोर्ट्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो और हम बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट कर पाए। न्यू सेक्टर्स, नए सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी अर्थव्यवस्था एंटर करेगी उन एरियाज में जिसमें शायद हम पहले एंटर नहीं कर चुके हैं। न्यू माइंडसेट, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड माइंडसेट। नया माइंडसेट लाएंगे कि ज्यादा सिंप्लीफाइड बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, नए एरियाज में जाएंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, नई पॉलिसीज हम बनाएंगे ताकि बेहतर तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर सकें, डोमेस्टिक मार्केट साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी। और इस डायरेक्शन में अगर इंडियन गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के मिला के टोटल इंडियन इकोनॉमी के अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखें तो गवर्नमेंट ने एक इंटरैक्टिव पोर्टल बनाया कि जो इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स को आसानी से मिल सके। कहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इंडिया को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे ओवरसीज मार्केट में प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड पोर्टल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर शेयर करवाने की कोशिश की। दूसरा, इन्वेस्ट इंडिया को हमने क्रिएट किया। यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को फैसिलिटेट करती है, सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं इंटरनेशनली भी। रोड शोज करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ एंगेज करते हैं। अभी यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने में भी इन्वेस्ट इंडिया के साथ साथ इन्वेस्ट यूपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत मेजर रोल देखा गया है। इसके अलावा किस तरीके से हम कंट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकें, एक कंप्लीट फुल फ्लैजेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल को भी बनाया गया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। इसका पर्पस यह है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इंडिया में किसी भी स्टेट में इन्वेस्ट, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से, किसी पॉलिसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको आ रही हो, कैसे उनका हैंड होल्ड कर सके, कैसे उनकी हम मदद कर सके ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की सारी समस्याओं को हम रिजॉल्व करवा सकें। चौथा इनिशिएटिव जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी रही 2011 की, मेक इन इंडिया, उसको और आगे बढ़ाता है और कोशिश करता है एक टारगेट के साथ कि 2022 तक जीडीपी में 25% के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, मैन्युफैक्चरिंग का, और 100 मिलियन से भी ज्यादा हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लागू करके। इसके अलावा किस तरीके से हम अपने वर्कर्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बेटर कर सके इंडिया में, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब रोजगार उनको मिल सके, उन कंडीशंस को बेहतर बना के। इसके अलावा किस तरीके से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, पोटेंशियल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको बूस्ट कर सके स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी कैंपेन्स के थ्रू। इसके अलावा मेक इन इंडिया में एक अटल इनोवेशन मिशन AIM को भी लॉन्च किया गया, जो टेक्नो फाइनेंशियल इंक्यूबेशन और फैसिलिटेशन प्रोग्राम है सेटू, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, कि किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए हम इनोवेशन को, इंक्यूबेशन को, ऐसे सेंटर्स को हम और ज्यादा एनकरेज कर सकें ताकि स्टार्टअप इंडिया लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके, स्टार्टअप्स को और अच्छे तरीके से, आसान तरीके से स्टैब्लिश कर सके, शुरू कर सके, बढ़ा सके, फ्लरिश कर सके। इसके अलावा जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको कैसे हम फाइनेंशियली हेल्प कर सके।
अगर आप स्टार्टअप बन गए, स्टार्टअप के बाद आप एमएसएमई में आ गए, आपका कैसे हम और ज्यादा फायदा कर सकें, आपकी मदद कर सकें, उसके लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में एक इंडिया एस्पिरेशन फंड बनाया गया और यह बनाया गया सिडबी के अंडर, जिसके थ्रू जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको फाइनेंस किया जाएगा वेंचर कैपिटल मॉडल के तहत। इसके अलावा सिडबी ने अपना लॉन्च किया स्माइल का मतलब है सिडबी इंडियन लोन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक क्वासी इक्विटी के तौर पे अगर किसी को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए इंडियन स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो एक आसान तरीके से लिबरल टर्म्स में उनको लोन अवेलेबल करवाया जा सके। इसके अलावा मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ऐसे डेवलपमेंट और रीफाइनेंस के लिए कमर्शियल बैंक्स को, एनबीएफसीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को जो माइक्रो यूनिट्स को लोन देती हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए, रीफाइनेंस के लिए लोन देगी मुद्रा बैंक। मुद्रा एक क्रेडिट प्लस अप्रोच फॉलो करती है कि इसका मतलब हम लोन तो देंगे ही देंगे, लेकिन लोन के अलावा कई सारी और सर्विसेज भी, तो किस तरीके से स्किल गैप्स को हम कंप्लीट कर सके, इंफॉर्मेशन गैप्स को हम कंप्लीट कर सके, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे एरियाज में भी हम सर्विसेज प्रोवाइड आपको करेंगे। और गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 में मेक इन इंडिया 2.0 मिशन को लॉन्च किया कि जो हमारा मेक इन इंडिया हम लोगों ने लॉन्च किया था कब, 2014 सितंबर में, इसको हम दिसंबर 2022 के मेक इन इंडिया 2.0 के थ्रू किस तरीके से जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें और ज्यादा रोबस्ट तरीके से इंटीग्रेट कर पाए, प्लेस कर पाए। और अब ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ 25 सेक्टर्स के साथ सितंबर 2014 में, दिसंबर 2022 के मेक इन इंडिया 2.0 के साथ अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 27 सेक्टर्स में, जिसमें 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं और 12 सर्विस सेक्टर्स में। और कोशिश यह है कि जो सेक्टर्स हैं इनको इस तरीके से चूज किया गया है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज की स्ट्रेंथ है, उनकी जो कंपेटिटिव एज है, किस तरीके से उसको हम और ज्यादा यूज कर पाए, इंपोर्ट को हम कम कर पाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा पाए, एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को बढ़ा पाए, एम्प्लॉयबिलिटी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा हम फोर्स मल्टीप्लायर के थ्रू और ज्यादा लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट हम कर पाए। और कोशिश यह है कि मेक इन इंडिया 2.0 के थ्रू जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारा इंपोर्ट है, उसको हम कर पाएंगे। डोमेस्टिकली हमारी कंपनीज, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, सर्विस सेक्टर में और ज्यादा अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। और इसको अगर हम क्लब कर दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो स्कीम लॉन्च की, डिस्कस की, पीएलआई स्कीम, उसके साथ तो ऐसा लगता है कि पीएलआई स्कीम के थ्रू जो हमारे सेक्टर्स कवर्ड हैं वो 40% से भी ज्यादा जो हमारे टोटल इंपोर्ट्स हैं उनको कवर करते हुए दिखाई देते हैं। पीएलआई स्कीम मेक इन इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब अगर हम पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम को अच्छे से लागू कर पाएंगे तो वो सारी चीजें जैसे कि टॉयज हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर टेक्सटाइल्स हैं जो चाइना से हो सकता है, बांग्लादेश से हो सकता है, वियतनाम से हो सकता है, या फिर हाई एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो हो सकता है यूएस से हो सकता है, यूरोप से हो सकता है, इंपोर्ट करते हैं, अब इंडिया में ही बनने लगे हैं। जैसे 5G टेक्नोलॉजी, अभी आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई ने मिलकर नई 5G टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको टाटाज ने अपने लिए 12 करोड़ में खरीदा है। इसका मतलब अब मुझे टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज या टेक्नोलॉजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी कंपनीज अपने ही कंट्री में बनाएंगी। इनफैक्ट अब हम उनको एक्सपोर्ट करने की डायरेक्शन में काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।